एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बच्चे खूब मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे और सभी लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक होगा। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में क्लास नंबर 14 आज स्टार्ट करेंगे। आज इंग्लिश ग्रामर की क्लास नंबर 14 है और बच्चों आपको जैसा कि हमेशा से है, टॉप 20 क्वेश्चंस आपको आज भी दिए जा रहे हैं। और चलिएगा स्टार्ट करते हैं। आज अपना पहला प्रश्न फिल इन द ब्लैंक से स्टार्ट होता है। आपका पहला प्रश्न है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आपको एक सेंटेंस मिल रहा है, मोहन विल नॉट बी एट होम। आपको कंप्लीट करना है। फर्स्ट ऑप्शन है स्टिल 8 o'clock, दूसरा ऑप्शन है अनलेस 8 o'clock, तीसरा ऑप्शन है अनटिल 8 o'clock और चौथा है टिल 8 o'clock। बताइएगा, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बच्चों बहुत पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जाम्स हो रहे हैं जिसमें ऐसे क्वेश्चंस जो कि कंप्लीट करने वाले हैं बार बार आते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कौन सा करेक्ट करेंगे आप? क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा आंसर? बहुत अच्छे, सी ऑप्शन, ठीक है ना, अनटिल। ओके, अनटिल 8 o'clock। अच्छा, सी ऑप्शन ही क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि याद रखिएगा, कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं उसमें जब कंडीशन की बात होती है, ठीक है ना, कंडीशन की बात होती है तो अनलेस का प्रयोग करते हैं। और जब टाइम कंडीशन की बात होती है, टाइम की बात होती है तो अनटिल का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अनटिल और अनलेस के साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं होता। साथ का मतलब है इस वाले क्लॉज में, पहले वाले क्लॉज में तो प्रयोग हो सकता है। बात को समझिएगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। अनटिल 8 o'clock मतलब जो है जब तक 8 नहीं बज जाता है। ओके, जब तक नहीं, अनटिल अनलेस का दोनों का अर्थ होता है, इसलिए आपका यहाँ पर अनटिल करेक्ट होगा। स्टिल, अगर तक की बात होती तो स्टिल करते हैं, लेकिन जब तक नहीं की बात हो रही है इसलिए अनटिल किया जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। ओके, लेट्स स्टार्ट टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इफ़ द पेन रिटर्न्ड यू। अब आपको फिर से देख के कंप्लीट करना है। टेक अनदर पिल। बताइएगा, इफ़ द पेन रिटर्न। अब आपको देखिए कंडीशनल सेंटेंस इफ़ वाला है, ठीक है, देख लीजिएगा। इफ़ द पेन रिटर्न, यदि जो है दर्द फिर से वापस आया तो तुमको क्या करना चाहिए था? ले लिए होते। आप बोलते नहीं है कि यदि दर्द फिर से उभरा तो तुम दवा ले लिए होते। समझ पा रहे हैं ना, दूसरी दवा ले लिए होते, एक और गोली ले लिए होते। इस सेंटेंस में ये मीनिंग निकल रही है, इफ़ द पेन रिटर्न, यानी कि यदि दर्द फिर से वापस आया तो तुमको एक और दवा ले लेना चाहिए था या तुम एक और दवा ले लिए होते, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है, देखिए टेक आया है। अब आपको ध्यान है ना कि टेक किसके साथ आता है? टेक कभी भी हैव के साथ नहीं आता। ओके, तो आप हैव को नहीं करेंगे करेक्ट। फिर से देखिए, बिकम के साथ अगर आप बेटर टेक कहते हैं तो बिकम भी नहीं यहाँ पे। कैन बेटर होगा नहीं क्योंकि पहले ही पास्ट में है। सी भी नहीं होगा, तो ए करेक्ट आंसर होगा इसका। बात समझ पा रहे हैं ना, बिल्कुल सही। देखिए, वुड के साथ वुड बेटर टू टेक, ठीक है ना, वुड बेटर टेक। ओके, अनदर पिल, अच्छा होता कि तुम एक और ले लिए होते। जब इफ़ वाला क्लॉज हमेशा दो बातें होती हैं, देखिएगा बच्चों, इफ़ वाला क्लॉज हमेशा सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट में हो तो बाद में सब्जेक्ट के बाद वुड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना, वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एक ये चलता है, एक दूसरा चलता है, इफ़ वाला क्लॉज सब्जेक्ट के बाद पास्ट परफेक्ट में हो, इट मीन्स हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो हम सभी को सब्जेक्ट के बाद वुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है। इसको नोट कर लीजिएगा, बार बार पूछा जाता है। ओके ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। अपना क्वेश्चन है, आपको पिक करना है इनकरेक्ट। इनकरेक्ट को बताइए, चूज द करेक्ट वन, चूज द इनकरेक्ट वन। इसमें से आपको इनकरेक्ट चूज करना है। दैट कैन नॉट बी क्योर्ड, एक ऐसा व्यक्ति जिसका इलाज संभव न हो। एक ऐसा मतलब रोग, उसको क्या बोलेंगे? तो देखिए, एक हिंदी में वर्ड होता है लाइलाज बीमारी, ठीक है ना, लाइलाज बीमारी आप अक्सर करके सुने हैं ना। कैंसर इज़ एन इनक्योरेबल डिजीज़, या बोलते हैं ना एड्स इज़ एन इनक्योरेबल डिजीज़। तो यहाँ पर जो है कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जिसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए उसको सामान्य तौर पे इनक्योरेबल बोला जाता है। क्यों?
क्योंकि जो है एक मतलब गरीब व्यक्ति या मध्यम वर्गीय परिवार अफोर्ड उसका खर्चा नहीं कर सकता, इसलिए कैंसर को भी इनक्योरेबल डिजीज़ कहते हैं। हालांकि ये क्योरेबल है, लेकिन यहाँ इनक्योरेबल का मतलब हो जाता है आपका कि मतलब हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इसका पैसा। तो पहला वाला करेक्ट है, अपने को ढूंढना है इनकरेक्ट। अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मिंट। तो फिर है तीसरा, प्लेस वेयर ग्रेन आर स्टोर्ड, इसको बोलते हैं ग्रेनरी। अन्नागार पढ़े हैं ना मोहनजोदड़ो में, विशाल अन्नागार को। और डी में देखिए अ प्लेस विथ गैम्बलिंग टेबल्स एक्वेरियम, ये ही गलत है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, डी जो है ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट होगा, अपने को इनकरेक्ट ढूंढना है। अब देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। दैट कैन नॉट बी क्योर्ड, इनक्योरेबल, ये करेक्ट है। जहाँ पर जो है सिक्के की ढलाई होती है उसको टकसाल बोलते हैं, उसको मिंट इंग्लिश में बोलते हैं। और ग्रेनरी भी करेक्ट। एक्वेरियम मतलब होता है अ प्लेस वेयर फिश आर केप्ट, यानी जहाँ मछलियाँ पाली जाती हैं या मछलियाँ रखी जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड, क्या बोलेंगे, एक्वेरियम। एक्वेरियम। तो जहाँ पर जुआ खेला जाता है सामूहिक रूप से उसको क्या बोलते हैं, तो उसको कैसीनो बोलते हैं, ठीक है ना। कैसीनो, कैसीनो जो है जहाँ पर सामूहिक रूप से जुआ खेला जाता है, तो अ प्लेस विथ गैम्बलिंग टेबल्स, तो कैसीनो या सार्वजनिक जुआ स्थल इसको इंग्लिश हिंदी में बोलेंगे कैसीनो, ठीक ना। याद रख लीजिएगा बच्चों, ये सारे वर्ड आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। लेम एक्सक्यूजेस का क्या मतलब है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था। अब आइडियमिक एक्सप्रेशन पर आ जाइए। लेम एक्सक्यूजेस का क्या मतलब है, मिडल वे, लाइवलीहुड, फीमेल रूल या फॉल्स फ्ली। आप बोलते नहीं हैं कि मुझे झूठा बहाना मत बनाओ, मुझे जो है झूठी कहानी ना सुनाओ, फेरी टेल ना सुनाओ, तो उसका क्या मतलब होता है। देखिए मिडिल वे, लाइवलीहुड और फीमेल रूल ऐसा कुछ नहीं है। मिडिल वे का मतलब होता है गोल्डन मीन, ठीक, मध्यम मार्ग, ठीक है। इसके लिए एक वर्ड आता है, आइडियमिक वर्ड है, गोल्डन मीन बराबर मध्यम मार्ग। लाइवलीहुड के लिए आपको मिल जाएगा ब्रेड एंड बटर, ठीक है ना, ये एग्ज़ाम में आता है, ये आइडियमिक एक्सप्रेशन, ओके। और फीमेल रूल के लिए आपने पढ़ा ना, इतिहासकारों ने कहा है महामनगा के जो है समय को पेटीकोट गवर्नमेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पेटीकोट गवर्नमेंट यानी कि महिलाओं का शासन, ठीक है ना, या महिला का शासन, गवर्नमेंट, ओके। तो उसको आप देखते हैं ना कि जो है 1660 से लेकर के आप देखते हैं ना कि 1560 से लेकर 62 तक महामनगा का शासन था। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, फीमेल्स फ्ली पेटीकोट गवर्नमेंट इसके लिए यूज होता है, और फॉल्स फ्ली यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चारों बताने का तात्पर्य ये होता है बच्चों कि आपको लर्न हो जाए और आपको पता चले, कोई भी वर्ड अगर एग्जाम में पूछे तो आपको याद हो जाए। लेम मतलब फॉल्स फ्ली मने झूठा बहाना, फॉल्स फ्ली मने झूठा बहाना बनाना, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि ऑफ एंड ऑन का क्या मतलब है, रेगुलरली, इरेगुलरली या इंटेंशनली या फ्रीक्वेंटली, बताइएगा क्या करेंगे आप। ऑफ एंड ऑन का मतलब है, देखिए ऑफ एंड ऑन शब्द ही है, एक तरफ ऑन एक तरफ ऑफ, तो यानी कि आना जाना, ठीक है, यानी कि अन जो है जो क्या बोल सकते हैं, अनमैनर्ड तरीके से काम होना, अस्त व्यस्त, ठीक है, इरेगुलरली, बहुत अच्छा, अनियमित, ठीक है, अनियमित रूप से काम होना उसको बोलते हैं ऑफ एंड ऑन, मतलब इरेगुलरली, ओके, अनियंत्रित रूप से। रेगुलरली, इंटेंशनली, फ्रीक्वेंटली नहीं होगा। तो 5th का बी करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा बच्चों। ऐसे 6 एंड 7th भी रहे तो उसको भी बोलते हैं डिसऑर्डर, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा। द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड अबैश्ड, अबैश्ड का क्या मतलब है, पहला कह रहा है एम्बैरस्ड, फिर है प्रैक्टिकल, इंजॉयबल या सपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा बच्चों कौन सा करेक्ट है। अबैश्ड का सिनोनिम बताना है, इट मीन्स सिमिलर मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। एम्बैरेस्ड मतलब होता है शर्मिंदा होना, ठीक है, एम्बैरेस्ड, ओके। अबैश्ड मतलब ही होता है शर्मसार, ठीक है ना, शर्मसार, ओके। कहते हैं ना अशेम्ड या फिर एम्बैरेस्ड, इस तरीके से। प्रैक्टिकल, इंजॉयबल, सपोर्ट नहीं होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा। एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड अम्यूजिंग,
अम्यूजिंग का क्या एंटोनिम होगा, अपोजिट बताना है, चलेगा। तो एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड की बात करते हैं। अम्यूजिंग का एंटोनिम इट मीन्स अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। फनी, रेडिकुलस, इंटरटेनिंग, डल, कौन सा होगा? अम्यूजमेंट हो है ना, मनोरंजन, ठीक है ना, या मनोरंजन अम्यूजमेंट बना है, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पर एंटरटेनमेंट, रेडिकुलस और डल इसका सिनोनिम है, ठीक है ना, सिनोनिम है। अपने को एंटोनिम ढूंढना है, नहीं नहीं, वेट वेट, फनी, रेडिकुलस और इंटरटेनिंग इसका सिनोनिम है, सिमिलर मीनिंग है, ठीक है ना, सिमिलर। डल इसका क्या है? अपोजिट है। अपने को अपोजिट ढूंढना था बच्चों, ठीक है ना, डल। डी ऑप्शन 7th का डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज द यूज ऑफ टोबैको। बताइएगा इसमें किस पार्ट में एरर है। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज द यूज ऑफ टोबैको, कौन सा करेक्शन करेंगे आप? वन ऑफ द के बाद कौन सा आता है, ध्यान रखिएगा बच्चों, बार बार आप जानते हैं, है ना, बी पार्ट में एरर है, बिल्कुल सही, ठीक है। क्या एरर है ये भी बता दीजिएगा। वन ऑफ द, इसको नोट कर लीजिएगा भाई लोग, ठीक है। वन ऑफ द के बाद हमेशा नाउन जो होता है ना वो प्लूरल होता है, ओके, प्लूरल होता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो सिंगुलर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए तो हैबिट ना हो करके क्या होना चाहिए, हैबिट्स, ओके, बहुत बढ़िया, ओके, बहुत अच्छे, अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिएगा। सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। बताइएगा, ये तो बहुत आसान है। यू एंड आई होगा, आई एंड यू होगा, मी एंड यू होगा कि यू एंड मी होगा, कौन सा करेक्शन करेंगे आप? आपको ध्यान रखना है बच्चों, आसान है, बहुत आसान है, मैं बोल रही हूँ। सी ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल सही, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर आपको देखना है ना कि सच रूल्स डू नॉट अप्लाई, तो सच रूल्स सब्जेक्ट हो गए, डू हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब के सपोर्ट में निगेटिव स्टेटमेंट, और अप्लाई हो गया मेन वर्ब, ठीक। अब देखिएगा मेन वर्ब के बाद आपको क्या मिलता है, मेन वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलता है, याद आ रहा है ना। तो जब मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मिलता है तो ऑब्जेक्ट यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, और मी का, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। बात समझ पा रहे हैं ना। अगर यही सेंटेंस में यहाँ पर आपका सब्जेक्ट के स्थान पे देता तो यू एंड आई होता, समझ पा रहे हैं ना। आपके प्रोनाउन का स्थान कहाँ है आपको वो भी देखना है। सब्जेक्ट के रूप में हो तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो ऑब्जेक्टिव केस, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे। द प्रिंसिपल कॉल्ड द लेट कमर्स टू हर रूम, फिर कह रहा है एंड, यानी कि प्रिंसिपल जो थी वो क्या थी, लेट कमर्स को अपने रूम में बुलाई, इसका मतलब प्रिंसिपल क्या थी, महिला थी। तो द प्रिंसिपल कॉल्ड हर बता रहा है ना कि वो अपने रूम में बुलाई, यानी कि महिला प्रिंसिपल थी। एंड डिलीवर्ड अ कर्टन लेक्चर, अब ये कर्टन लेक्चर का क्या मतलब है, ऑन द सब्जेक्ट ऑफ लेट आवर्स। अब बताइएगा क्वेश्चन नंबर 10 में इस कर्टन लेक्चर का क्या मीनिंग है, ओके। आइडियम्स वाले क्वेश्चन बेटे आपको याद रखना पड़ेगा कि सेंटेंस में भी पूछता है और सीधे यही वर्ड दे करके भी पूछ लेगा, जैसे लेम एक्सक्यूज, ऑफ एंड ऑन, है ना, 6 एंड 7th, फेयर एंड स्क्वायर, उसी प्रकार से कर्टन लेक्चर। तो आपको बताना पड़ेगा कर्टन लेक्चर का क्या मीनिंग है। पहला ऑप्शन देख लीजिएगा, ड्रामेटिक लेक्चर उन्होंने दिया, या ब्रीफ लेक्चर दिया, या कॉशनरी टॉक गिवन इन प्राइवेट दिया, या फिर टॉक बिहाइंड द कर्टन दिया। आपको क्या याद रखना है, आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ये जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट में ही बता रहा है ना कि अपने कमरे में बुलाई और उनको क्या कर दिया, अकेले में उनको क्या किया, कर्टन लेक्चर दिया, यानी समझाया या डांट लगाया, जो भी आप कहें, ठीक। अब यहाँ पर सेंटेंस में ही बता रहा है कि बुला करके प्राइवेटली टॉक किया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, बिल्कुल सही, हाँ आपने हिंट पकड़ लिया है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिएगा कर्टन लेक्चर का शाब्दिक मीनिंग होता है, जैसे आप देखते हैं ना
कि कई बार होता है कि पति पत्नी में आपसी मैटर होता है और बंद कमरे में उस बात की चर्चा पर चर्चा, पत्नी द्वारा पति को समझाना, डांट लगाना, यानी कि पत्नी द्वारा पति को कमरे में डांट फटकार लगाना, समझाना, उसको प्राइवेट लेक्चर या कर्टन लेक्चर कहते हैं। तो यहाँ पर मतलब एक्चुअल तो यही मीनिंग हुआ कि पत्नी द्वारा पति को कमरे में समझाना या बंद कमरे में डांट फटकार लगाना, समझाना, दबाना, जो भी आप समझें। ओके, तो यहाँ पर मतलब इसी से लेकर के कोई भी व्यक्ति अगर ये किसी भी व्यक्ति को प्राइवेटली डांटता है, प्राइवेटली समझाता है, तो उसको कर्टन लेक्चर कहा जाता है। बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर कॉशनरी टॉक गिवन इन प्राइवेट, यानी बहुत ध्यानपूर्वक विशेष मुद्दे पर बात किया गया, दैट इज कॉल्ड कर्टन लेक्चर। आप नहीं भूलिएगा, याद रखिएगा बच्चों, एग्जाम में आता है। ओके, आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द फोर ओनली द ब्रेव डिजर्व द। आपको बताना पड़ेगा ओनली द ब्रेव डिजर्व द ये क्या है, ये प्रोवर्ब है, आपको कंप्लीट करना है। आपको मतलब अपने मन से कुछ ऐसे में नहीं कर सकते, आपको वही करना है जो एक्चुअल में कहावत है। तो मिल रहा है आपको बिल्कुल सही, ठीक है। कौन सा? बी, FAIR, ओनली ब्रेव डिजर्व द फेयर, ठीक है ना। यानी कि अच्छी चीज़ें, सुंदर चीज़ें कौन डिजर्व करता है? सिर्फ बहादुर लोग, ठीक है। बहुत अच्छे, ठीक ना। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिएगा। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। आपको बताना है कौन सा करेक्टली स्पेल्ट है, इसका मतलब बाकी सब इनकरेक्ट हैं। तो देखिए, अवॉइड की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? AVOID, अवॉइड, ये करेक्ट होती है। अचीवमेंट की बताइए, ACHIEVEMENT होता है, याद आया ना, अचीवमेंट, ये होता है करेक्ट। और अब तीसरे स्पेलिंग पर चलेंगे, तो तीसरा स्पेलिंग क्या होता है? तीसरा स्पेलिंग होता है एक्सेलरी का, AUXILIARY, एक्सेलरी। बिल्कुल यही सही है, सी ऑप्शन है ना, क्योंकि जो हम सभी ने लिखा वही करेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। पावरफुल में POWERFUL होता है, यहाँ तो डबल एल लगा दिया है, समझ पा रहे हैं ना। तो सी ऑप्शन, AUXILIARY, एक्सेलरी। कई बार हम लोग मॉडल एक्सेलरी वर्ब पढ़ते हैं ना, बिल्कुल। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि कठिन स्पेलिंग और आसान स्पेलिंग कुछ नहीं होता है। यदि आपका ध्यान पड़ गया जो वो पूछ रहा है तो आप करेक्ट हैं। जैसे पावरफुल हम सभी कितनी बार लिखते हैं? अक्सर लिखते हैं, लेकिन FULL अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो हो जाएगी गड़बड़। आपने पता है कि FULL अगर सफिक्स लगे तो जब वो अटैच हो जाता है तो FUL हो जाता है। ऐसा हम सभी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। द रॉक कंसर्ट प्रूव्ड टू बी अ बिग ड्रॉ। बताइएगा, अ बिग ड्रॉ का क्या मतलब है? बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 13 में देख लीजिएगा, अ बिग ड्रॉ का क्या मतलब है? फेवरेट या बिग गन, ह्यूज अट्रैक्शन या फिर गेन। क्वेश्चन नंबर 13, हिंट आप आराम से देख पा रहे हैं ना। द रॉक कंसेंट प्रूव्ड टू बी, क्या हो जाएगा? बिल्कुल ह्यूज अट्रैक्शन, यानी कि बहुत ज़्यादा अटेंशन। ओके, आकर्षण, अट्रैक्शन। अ बिग ड्रा शब्द में ही कहीं ना कहीं आपको मिल रहा है ह्यूज और अ बिग। गन का कोई जिक्र ही नहीं है, तो हमेशा आप बंदूक से, ठीक है, बंदूक पर ध्यान मत दिया करिए। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव टू और पैसिव वॉइस। इसका मतलब है यदि दिया गया स्टेटमेंट एक्टिव में है तो अपने को पैसिव ढूंढना है, अगर पैसिव में है तो अपने को एक्टिव ढूंढना है। ऐसे सेंटेंसेस में थोड़ा सा आपको और जो है कॉन्शियसली ध्यान देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये ऐसा दे दिया कि आप पहचान के ढूंढो, तो सबसे पहले आप जो है दिए गए स्टेटमेंट को देखो कि एक्टिव में है कि पैसिव में है। जब आप उसे पहचान पाओगे तभी आप चेंज कर पाओगे, क्योंकि ऑप्शन में तो दोनों देगा, ठीक है। बताइए, देखिएगा, एक रूल चलता है, वो क्या है आप उसको नोट कर लीजिए और एग्ज़ाम में आता भी है। एक्टिव वॉइस में इट इज़ टाइम, ठीक है ना। एक्टिव वॉइस में जब स्टेटमेंट दिया हो इट इज़ टाइम, तब आपको ध्यान देना है कि इसके साथ लगा होगा टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। ओके,
तो ये किस में होता है, एक्टिव में होता है, इसको नोट कर लीजिए। जब हम सभी पैसिव में इसको चेंज करते हैं, पैसिव में, तब हम सभी को इसको चेंज करते समय इट इज़ टाइम को वही लिखना होता है, इट इज़ टाइम लिख लीजिएगा, प्लस फॉर ऐड कर देना पड़ता है, ठीक है। फिर जो ये ऑब्जेक्ट होता है उसको यहाँ पर फॉर के बाद ऑब्जेक्ट ला करके, इसके बाद टू के बाद बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इट इज़ टाइम फॉर ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये पैसिव में होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो फूड गुड है ना, ये फूड होना चाहिए था, आपको ध्यान रखना है, ये गुड यहाँ पर लिखा गया है, फूड होना चाहिए था। तो अब आप देखिए ये दिया गया स्टेटमेंट किस में है, पैसिव में, तो अपने को एक्टिव ढूंढना है। कौन सा स्टेटमेंट सेट हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए में ही हो गया। इट इज़ टाइम टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आप देख पा रहे हैं टू आवर फूड। ओके, यहाँ आवर से कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमारे फूड की बात हो रही है। जैसे एक्टिव में दिया होगा, पैसिव में आपको ऑप्शन के अनुसार देखना है। टू के बाद आईएनजी आता नहीं है, इसलिए ये करेक्ट हो गया। फॉर आएगा नहीं है ना एक्टिव में, और टू भी तो पैसिव में होता है। क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आया। 15 पर चलते हैं। चूज़ द करेक्ट सीक्वेंस, इसको सीक्वेंस आपको चूज़ करना है, और उस सीक्वेंस में हम सभी को PQRS वाला ढूंढना है। तो पहले जो है PQRS आपको ढूंढना है, और PQRS में ऑप्शन मैं यहाँ लिख देती हूँ, ऑप्शन नहीं लिखा है, देखिएगा ऑप्शन क्या होगा। पहला ऑप्शन लिख लीजिएगा CDAB, दूसरा ऑप्शन है DCAB, तीसरा ऑप्शन है BDAC, और चौथा ऑप्शन है ACDB। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। ओके, ये ऑप्शंस हैं आपके। सीक्वेंस आपको सेट करना है। बताइए, आपको पता है सबसे पहले सेंटेंस में हम सभी लोग क्या लाते हैं, ठीक है, प्रीपोजिशन नहीं लाते हैं। इनको आप नहीं जो है रखेंगे। कोल एज अ फ्यूल इन प्लेस ऑफ वुड, अगर आप ऐसे करते हैं तो बाद में नहीं सेट हो रहा है। देखिए किससे किससे स्टार्ट हो सकता है, CDBA किसी से भी स्टार्ट हो सकता है। अगर आप देखिए पीपुल वर बेगिन टू यूज़, तो यूज़ के बाद कुछ तो आना चाहिए, यानी कि बी से स्टार्टिंग नहीं होगी। बी यानी कि ए ऑप्शन, बी ऑप्शन नहीं होगा। सी से स्टार्ट करिए। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान पीपुल वर बिगिनिंग टू यूज़, यहाँ पर करेक्ट हो रहा है ना। देखिए इन दिन, इस अवधि के दौरान, इस पीरियड के दौरान लोगों ने स्टार्ट किया प्रयोग करना, किसको, कोल को फ्यूल के रूप में इन प्लेस ऑफ वुड, लकड़ी के स्थान पर। यहाँ पर ये करेक्शन हो रहा है ना, इसका मतलब पहले सी होगा, फिर डी होगा, फिर ए होगा, फिर बी होगा। किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में, ठीक है। कह रहा है इस पीरियड के दौरान लोगों ने शुरू किया प्रयोग करना कोयले को ईंधन के रूप में लकड़ी के स्थान पर। समझ में आ गया ना, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके, ए वाले बच्चे आप सभी लोग का जो है करेक्ट सीक्वेंस बना। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिएगा। कह रहा है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। क्या चेंज करना पड़ेगा एक्टिव वॉइस में हम सभी को, देखिएगा ध्यान से। हाउ को हाउ ही रहने देते हैं, तो यानी कि डी ऑप्शन, बी ऑप्शन नहीं होगा। ओके, अब वाज है तो हैव कहाँ से आएगा, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में टाइम बचाना है। ओके, आपको टाइम सेव करना पड़ेगा, ठीक ना। हाउ इट वॉज मैनेज्ड बाय यू, तो हो जाएगा हाउ डिड यू मैनेज इट। ओके, हैव नहीं होगा क्योंकि वॉज है, और आपको पता है डिड या वर्ब का सेकेंड फॉर्म वॉज वर्ब में चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 17, वन हु ईट्स नो एनिमल फ्लैश, एक ऐसा जो है जीव या एक ऐसा व्यक्ति जो कभी भी ह्यूमन फ्लैश को न खाए, एनिमल फ्लैश को न खाए। एनिमल फ्लैश मतलब जानवरों को न खाए, मांस न खाए। कैनिबल नहीं, कैनिबल मतलब तो होता है अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, यानी नरभक्षी, नर
भक्षी हिंदी में बोलते हैं, मानव भक्षी, नर भक्षी, उसको कैनिबल बोलते हैं। ओके। और वेजिटेरियन, बहुत अच्छे बच्चों, बी ऑप्शन करेक्ट है। और पेडेस्ट्रियन मतलब तो होता है पैदल यात्री, अ पर्सन हु गोस ऑन फुट, है ना। और मीजोगेमिस्ट मतलब अ पर्सन हु हेट्स मैरिज, जो विवाह करने से नफरत करे, विवाह द्वेषी या विवाह से नफरत करने वाला। ओके, मीजोगेमिस्ट इसके लिए आया है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिएगा। लुक शार्प और यू विल मिस द अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर क्या मतलब है? लुक शार्प यानी कि क्या, आप ध्यान दे रहे हो ना कि क्या रखो, ध्यान दो। लुक शार्प मतलब ध्यान दो, नहीं तो तुम अवसर को खो दोगे। तो देखिए, ध्यान दो, लुक शार्प यानी कि शार्प की तरह आप देखो, क्या मतलब है, या शार्प देखो, तेज जो है अपनी दृष्टि बनाए रखो, बी ऑप्शन। बहुत अच्छे। कुछ ऐसे होते हैं बच्चों जो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो वो अपने वर्ड में ही अपना मीनिंग लिए होते हैं। बी कॉन्फिडेंट, टेक कंट्रोल, मेक हेस्ट। तो मेक हेस्ट तो नहीं होगा, जल्दी करो नहीं तो अवसर ख़त्म हो जाएगा। टेक कंट्रोल, नियंत्रण रखो, ठीक ना। तो 18 का बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके। 19th क्वेश्चन देखिएगा। इट इज़ टाइम द एयर कंडीशनर, बताइएगा। तो एयर कंडीशनर को क्या करना है? रिपेयर करना है। तो आपको एक नियम बताया गया है, पहले 19 का आप आंसर दीजिए। बिल्कुल सही, सी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए, इसका ये रूल चलता है, कहीं पर आपको मिल जाए इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम, ठीक है ना, इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम, आपको इस तरीके के अगर सेंटेंस मिले तो इसके साथ सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है, या वर्ब का सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू आता है, ठीक है ना। टाइम के बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसको क्लीन हो गया, क्या आता है? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यही समय है जाने का, यही समय है पढ़ने का। तो इट इज़ टाइम, इसके बाद क्या हो जाएगा? इट इज़ टाइम, सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म। बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके। यू रिपेयर्ड, सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म, माने कि आगे आपका प्रेजेंट होगा, बाद में पास्ट इंडेफिनिट होगा। इसको नोट कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार आता है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिएगा। द टू फ्रेंड्स वॉकड बिसाइड वन अनदर, यहाँ पर भी ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं? दो होते हैं। एक होता है वन एंड अदर, इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों, वन एंड अदर और ईच अदर। ओके, वन एंड अदर और ईच अदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। दो के लिए ईच अदर का प्रयोग, दो से अधिक के लिए वन एंड अदर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर तो टू फ्रेंड्स हिंट दिया है, तो वन एंड अदर के स्थान पे क्या होना चाहिएगा था? वन एंड अदर के स्थान पे ईच अदर होना चाहिए था। अंडरस्टूड। दो के लिए ईच अदर, दो से अधिक के लिए वन एंड अदर का प्रयोग होता है। ओके। और बिसाइड अगर कहीं लिखा हो तो बिसाइड माने के बगल में, बिसाइड्स होता तो के अतिरिक्त। ओके। तो यहाँ पर 20 नंबर का आपका बी करेक्ट होगा। ओके। तो चलिए बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्लासेज कैसे लगे, कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ लॉट ऑफ टाइम। थैंक्स अ लॉट।